अच्छा राजपाट चलाए, प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन इस युवा पर एक बात जरूर कहूंगा, मायावती जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी ना पहली बार, तो वो अखिलेश जी से मेरे ख्याल से 100-125 दिन बड़ी थी बस। तो वो बूढ़ी नहीं कहलाएंगी। एक तो इसको समझे हम, जब शपथ ली थी उन्होंने। और मुलायम सिंह जी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, वो भी बूढ़े नहीं थे, बूढ़े नहीं थे। युवा और बूढ़े से कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। अंतर है। अरे 100 दिन में बूढ़ा और जवान हो गया अशोक जी। नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि मायावती जी उस समय बूढ़ी थी, वो बिल्कुल युवा थी, लेकिन उनकी अपनी सरकार नहीं थी। नहीं, मैं क्या करूं, मैं नहीं, मेरे मित्र मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि उम्र से प्रशासन की गुणवत्ता का कोई बहुत सीधा संबंध नहीं। दुनिया का इतिहास बताता है हमको। उम्र ही नहीं, अखिलेश में योग्यता है, उसमें क्षमता मैंने इसीलिए बधाई दी, इसीलिए शुभकामना दी। लेकिन मैं कहूं, युवा होना कोई यूएसपी नहीं, या वृद्ध होना कोई निगेटिविज्म नहीं। नहीं, लेकिन ऊर्जा तो होती ही है, काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो फिर ऊर्जा उनमें और मायावती जी में बराबर थी, फिर इस बात पर बहस हो जाएगी। दीक्षित जी, बहस लंबी चली जाएगी। दीक्षित जी के पास चलते हैं। दीक्षित जी, मैं वाजपेयी जी की इस बात से सहमत हूं कि ठीक है, अखिलेश जी युवा हैं। आपकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक है, तार्किक है कि युवा होने से या वृद्ध होने से कोई प्रशासनिक क्षमता पर असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से ही उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कोई दृष्टि नहीं रखती, ये नंबर 1। चुनाव जीतने की दृष्टि से वो आस्था के आधार पर, पंथ मजहब के आधार पर विभाजन करती है, नंबर 2। बजट का बड़ा हिस्सा इसी मजहबी विभाजन की दृष्टि से, मजहबी वोट बैंक की दृष्टि से खर्च करती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है। विकास की दृष्टि से जो आधारभूत बात है वो है बिजली। अभी दोनों अर्थशास्त्री विद्वान मित्र कह रहे थे, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी की इस सरकार ने, इसके पहले भी उस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी पर्यटन की बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे मथुरा की, आगरा के लोग लौट जाते हैं, ऐसा सवाल आया था। पिछली इसी सरकार ने, जो माननीय अखिलेश की सरकार है, इस सरकार ने पर्यटन पर जो बजट स्वीकृत हुआ था उसका 32% ही खर्च किया है, बाकी सारा का सारा बजट पड़ा हुआ है। संस्कृति पर खर्च किया जाने वाला बजट भी 40-42% ही खर्च हुआ है। तो जिस आधार पर हम पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, जिस आधार पर हम आकर्षित करेंगे निवेशकों को, ऐसा कोई आधार, ऐसा कोई वातावरण, ऐसा कोई माहौल बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार प्रशासन से ही लट्ठम लट्ठा मचाए हुए है, और ये संभवतः उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार होगी जो 10 महीने के कार्यकाल में जिसने स्थानांतरण महोत्सव मनाया है। जब आई सत्ता में तो सैकड़ों ट्रांसफर, और अभी दूसरा बजट भी नहीं पेश हुआ तो वाजपेयी जी के पास चल लेते हैं। इसकी वजह से बजट के स्वीकृतियों को जारी होने में, इसकी वजह से बजट का ठीक ढंग से खर्च होने में, और सरकार की सांप्रदायिक। वाजपेयी जी, आपके पास कोई तर्क है क्या आगे का? कोई आपके पास कोई प्लान है क्या? हवा हवाई बातें नहीं, नहीं हवा हवाई नहीं। मेरे मित्र जो हैं, जिनकी पार्टी का पूरा राजनीतिक सोच ही सांप्रदायिकता पर आधारित है। अब आप बहस में समझ गए, आप बहस चली गई दूसरी तरफ। सांप्रदायिक बजट लाने की बात कर रही है और हमारे काम को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देख रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो जिस पार्टी की सारी सोच ही सांप्रदायिकता पर, उन्हें हमारी पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता समझ में नहीं आती, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते, बात उनके समझ में नहीं आती। और जहां तक विकास की बात है, उसमें समाजवादी पार्टी का सोच, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अगर विकास कार्यों का पिछले 25 साल में अगर उसकी समीक्षा की जाए, जितने बड़े कार्य विकास के उत्तर प्रदेश में हुए, समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुए। आपको याद होगा पिछली बार हमने 28 नई चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बिजली के संयंत्र लगाने के लिए MOU साइन किया। ठीक है अशोक जी, आप ये चौथी बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, समय भी नहीं है ना हमारे पास। आकाश जी के पास चलेंगे। आकाश जी, आप हाथ हिला रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी रिएक्शन आपका। जी, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा था और मेरे हाथ हिलाने के पीछे बड़ा वैलिड रीजन है। मैं एक चीज सभी मित्रों से पूछना चाहूंगा,
स्कूल कॉलेज में जब मैं बिजनेस की पढ़ाई करता था, कानपुर एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन के रूप में मेरे सामने था, एक प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल टाउन था जिसके बारे में हम स्टडी करते थे। आज उसके 20 साल बाद जब मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो आज डिस्कशन ये होती है कि कानपुर की इंडस्ट्री का डिके क्यों हुआ। तो मैं सभी मित्रों से पूछना चाहता हूं, इंडस्ट्री में आपके पास एक डायमंड था कानपुर, आज उस डायमंड की क्या पोजीशन है, और उसको दोबारा अगर रिक्रिएट करना चाहते हैं, उसके बारे में कहीं पे कोई व्यू बन रहा है। अभी बातचीत हो रही थी कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा एटमोस्फियर है, इंडस्ट्री के लिए ये है। आप आपके सामने एक एग्जांपल है किस तरह एक गोल्डन, एक डायमंड जो है इंडस्ट्रियल टाउन को जो है हम उस लेवल पे नहीं ले जा पाए। आज हम एग्जांपल देते हैं, जब भी मैं जाता हूं गुजरात, ठीक है आकाश जी, हम समझ गए। आकाश जी, हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। अरविंद जी के पास चलेंगे। अरविंद जी, आपका लास्ट रिएक्शन। बुरी बहस आपने सुनी है घंटे की। देखिए, ये बहस तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो मेरा मानना है इस समय जो सबसे बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप गैंजेटिक बेसिन में बैठे हैं, सारी दुनिया में फूड की शॉर्टेज है, फूड और फूड प्रोसेसिंग, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस पर आपको फोकस लाना होगा। दूसरा, टूरिज्म की बात की गई, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग लैग कर रहा है, तो अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल आउटपुट की अगर बात करें, हिंदुस्तान में 2.8% एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट इस समय, उस देश में जहां इंडस्ट्री 7.5% से और सर्विस सेक्टर 9.5% एवरेज 10 साल में ग्रो कर रही है। 2.8% एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बिना उत्तर प्रदेश को चेंज किए नहीं हो सकता है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म की ये नीड है कि आपको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना होगा, इसलिए भी ताकि आप जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं नोएडा में, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि आपकी परचेजिंग पावर रूरल सेक्टर से आनी पड़ेगी। प्लस रूरल सेक्टर की ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान की ग्रोथ को रीडिफाइन कर सकती है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश को प्रयास करना होगा। बिल्कुल। साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन पे आपको फोकस लाना होगा। फिर वो ये इन सब चीजों का सेकंड जनरेशन रिफॉर्म का न्यूक्लियस उत्तर प्रदेश। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, आखिरी में संपादकीय टिप्पणी। हमने अभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया है। देखिए, पूरी बहस के बाद मेरी समझ में जो कुछ बुनियादी चीजें आई, मैं अर्थशास्त्र तो उतना समझता नहीं, मुझे लगता है कि बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था, इनको दुरुस्त किए बिना कुछ नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। और ये तीनों चीजें लचर स्थिति में हैं। मैं मुख्यमंत्री या सरकार के नामों के विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं इस बात को जितना अच्छे से दीक्षित जी जानते हैं, या जितना अच्छे से अशोक वाजपेयी जी जानते हैं, उतना ही अच्छे से मैं भी जानता हूं। मैं ये किताब में पढ़ के नहीं कह रहा कि कोई मुझसे कहे कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं भी आंखों देखी बता रहा हूं। जवाहरलाल जी ने कहा था कि बिजली के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं, प्रगति हो ही नहीं सकती, प्रगति का चक्का घूमेगा ही नहीं। इन तीन सेक्टर्स पर बिजली, सड़क और सुरक्षा, अन्यथा लोग भाग जाएंगे। आप उनको लुभा के ले भी आएंगे तो वो कुछ समय बाद अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाएंगे। एक दूसरी बात, उत्तर प्रदेश को अपनी ब्रांडिंग करने का सलीका और शऊर सीखना होगा। अभी ब्रांडिंग का सलीका और शऊर दोनों सीखना होगा। मथुरा और वृंदावन में जाइए, गलियों की गंदगी आपको वितृष्णा का भाव पैदा कर देती है। वो तो कृष्ण के प्रेम की तासीर है कि लोग उस गंदगी को पार करके भी एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बाके बिहारी पहुंच जाते हैं। क्या ये गंदगी भी हमारी सरकारें दूर नहीं कर सकती? वो भी नहीं कर सकती। बाबा विश्वनाथ में जाइए, देखिए कितनी गंदगी, कैसा माहौल, अस्त व्यस्तता, ट्रैफिक जाम, डीजल की धुओं की के मारे सांस घुट जाए, फेफड़े चोक हो जाए। ये स्थिति बाबा विश्वनाथ को देखने जाइए। क्या वहां सुधार नहीं हो सकता था? मुझे याद है जगमोहन जी जब मंत्री थे तो उन्होंने हुडको से कह के पूरा प्लान तैयार करवाया था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बनारस को ले जाने का। किसी ने रुचि नहीं ली। रुचि तो इसमें है कि बनारस का कप्तान कौन बने, बनारस का कलेक्टर कौन बने, इसमें दिमाग लगा रहे हैं। तो बाबा विश्वनाथ में दिमाग कैसे लगे? और तीसरी बात यह कहूंगा, जिसके यहां जिस प्रदेश में राम हो, जिस प्रदेश में विश्वनाथ हो, जिस प्रदेश में कृष्ण हो, वो धार्मिक पर्यटन को भी नहीं भुना पाए।
अरे एक तिरुपति नहीं, हम 5 तिरुपति खड़े कर सकते थे उत्तर प्रदेश में। एक तिरुपति ने आंध्र की अर्थव्यवस्था बदल दी, हम नहीं कर पाए। हमारी दिलचस्पी तो इसमें है कि एक्स सीडीओ रहे या बाय लेखपाल रहे, और किस बिरादरी कर रहे इसमें माथापच्ची करेंगे। और एक अंतिम बात कहूंगा जी, अलीगढ़ क्यों मरा? कानपुर, आकाश ने कहा कानपुर पूरब का मैनचेस्टर था, क्यों मर गया अकाल मौत? सहारनपुर क्यों खत्म हो गया? मुरादाबाद क्यों खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि कारोबार विहीन प्रदेश था? ये निष्क्रिय लोगों की भूमि नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ? तब मैं कहूंगा कि इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। उत्तर प्रदेश के मुजरिम सब लोग हैं, बिल्कुल सारी पार्टियां हैं। और एक बात अशोक भाई आपके लिए कहूंगा, सौभाग्य से आप सरकार में हैं, इसलिए सवाल आपसे ही होंगे। इन सवालों को समाजवादी पार्टी को सकारात्मक दृष्टि से लेना होगा। तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा? रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप हुकूमत उत्तर प्रदेश है मालिक, तो सवाल किससे करें? दीक्षित जी से सवाल करें या स्वामी प्रसाद जी से सवाल करें कि उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा? उनके हाथ में आज ताकत नहीं ना उत्तर प्रदेश चलाने की। आपके हाथ में ताकत सौंपी है हमने, इसलिए सवाल के लिए तो तैयार रहिए। जनता का सवाल दुर्घटनाओं को टालता है सत्ताधीशों की। अगर जनता का सवाल समय पर सुन लिया जाए तो चुनावी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। बिल्कुल। इसी नोट के साथ मैं कहूंगा कि कल जो बजट आए अखिलेश जी का, वो बजट ऐसा होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। उत्तर प्रदेश नई रोशनी में नहाए, नए विकास के पथ पर जाए, ये हम सबकी कामना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जिंदल जी आपका बहुत शुक्रिया। अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय नारायण दीक्षित जी आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि जो पिटारा खुलेगा अखिलेश यादव का, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है आम आदमी के लिए। अगर निकल कर आता है तो वो समय पे मिलना चाहिए, बड़ा सवाल यही है। फिलहाल हमारे बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचिल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है?
चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन